Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new unit solution. सॉल्यूशन यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12th का अभी फर्स्ट यूनिट बन चुका है। पहले सॉलिड स्टेट होता था बट सिलेबस के अकॉर्डिंग हट चुका है, तो क्लास 12th का है। और 12th का ही नहीं, बाकी ये पूरी केमिस्ट्री में बहुत जगह रोल प्ले करता रहता है। तो आज हम इस पूरी ही यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। मे भी शायद 2 पार्ट लग जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको लगभग सारी यूनिट को समराइजिंगली पूरा यूनिट समझा दिया जाए। तो आओ सीखें। कहानी शुरू होती है पहले टॉपिक मिक्सचर से। तो क्या क्या होते हैं, मैं शॉर्ट समराइजिंगली आपको सारे टॉपिक बताऊंगा। तो पहला टॉपिक है मिक्सचर। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंस टुगेदर इन एनी अमाउंट एनी रेशियो कॉल्ड मिक्सचर। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स करती है किसी भी अमाउंट किसी भी रेशियो में, तो जो खिचड़ी बन के सामने आती है दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कैसे डिफाइन करते हैं? जो आपस में सेपरेशेबल हो जाएं। जो भी आपने सब्सटेंस मिलाए हैं, जो कंपोनेंट आपने मिलाए हैं, अगर वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशेबल होते हैं, तो वो हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। और जो आपके सेपरेट ना हो, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी फिर उसके हिसाब से? जो नॉन सेपरेशेबल होंगे वो होमोजीनियस कहलाते हैं। और साथ ही साथ सेपरेट भी हो जाएं और ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इसको एग्जांपल से समझाएंगे इस टर्म को, फिर आगे बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं एक दूसरे में। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये दोनों पॉइंट। तो दोनों पॉइंट में इसकी डेफिनेशन क्या है? जो सेपरेट हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको मैंने लाल काली पीली दाल मिला करके दे दी और आपको एक परात में एक बर्तन में आपको दे दिया रख करके, तो आपने उसे हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल करा। लाल वाली अलग, काली वाली अलग, पीली वाली अलग, सब दालों को आपने अलग अलग कर लिया किसी मैकेनिकल या हैंड पिकिंग मेथड से। तो आप उसे सेपरेट कर पा रहे हो और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, क्योंकि आपको तीनों दालें अलग अलग टाइप से दिखाई दे रही थी। लाल वाली अलग, काली वाली अलग, पीली वाली अलग। तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे और वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और आप उन्हें सेपरेट भी कर पाए। या अगर मैं प्रैक्टिकल टेक्निकल एग्जांपल अगर आपको दूं, तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया जिसमें आपके पास ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर है। तो ऑयल और वाटर के मिक्सचर को क्या कहते हैं? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपके पास सेपरेशेबल कर सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते तो एक ही लेयर बनती, लेकिन ऑयल और वाटर में कितनी लेयर बन के दिखाई देती है? 2 लेयर्स दिखाई देती हैं। तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनको हम क्या भी कर सकते हैं? इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं? कैसे सेपरेट कर पाएंगे कि हमने ऑयल ऊपर आ जाता है तो हाथ से पकड़ा और ऑयल अलग कर लिया, ऐसे नहीं होता। एक सेपरेशन फनल आती है। सेपरेशन फनल में हम क्या कर देते हैं? इनको भर देते हैं ऑयल और वाटर के मिक्सचर को, और ऑयल और वाटर के मिक्सचर के बीच में यहाँ पर आपका नल लगा होता है, टैब लगा होता है। यहाँ पे भरा, ये वाटर है नीचे, ऑयल ऊपर रहता है। नल खोला, जैसी वाटर आएगा नल बंद कर देंगे, ऑयल ऊपर रह जाएगा। तो ऑयल और वाटर को सेपरेट भी किया जा सकता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ऑयल और वाटर इज़ बेटर एग्जाम्पल फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें, तो होमोजीनियस मिक्सचर में सबसे अच्छा एग्जाम्पल एल्कोहल में, वाटर में एल्कोहल मिला दिया और जो पैक बन के सामने आता है वो एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो है वाटर के साथ, वो आपका क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। क्योंकि जब पैक बन जाएगा तो ना आपको एल्कोहल दिखाई देगी अलग से, ना वाटर दिखाई देगा, पैक ही दिखाई देगा बस। वो जो पैक बनेगा वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस मिक्सचर और आप वो कैसे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उन्हें अलग अलग देख नहीं पा रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, और नॉन सेपरेशेबल भी हैं, सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हो। तो सेपरेट नहीं कर पाओगे आप एल्कोहल और वाटर को, तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे मिल्क और वाटर भी, क्योंकि अगर आप मिल्क और वाटर में अगर वाटर को अलग कर पाते तो आज आप प्योर दूध पी रहे होते हो घर पे। लेकिन ऑयल और वाटर जब मिक्स हो जाते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और सेपरेशेबल नहीं होते, नॉन सेपरेशेबल होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं।
तो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल समझ में आ गए होंगे आपको। एक और भी ले सकते हैं, सॉल्ट में पानी मिलाया, नमक वाला नमकीन पानी, सॉल्ट सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल बोलें तो मीठा पानी, शुगर सॉल्यूशन, सब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर आपको होप समझ में आ गया होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जो इन दो बातों को सेटिस्फाइड करे। हेट्रोजीनियस वो है जो इन दोनों बातों को सेटिस्फाइड करे। अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकता हूं। अगर मैं इसे गर्म कर दूं तो वाटर अलग हो जाएगा और सॉल्ट नीचे जम जाएगा, वाटर तो वेपराइज हो जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। वैसे तो इसको हम सेपरेट कर पा रहे हैं, नॉन सेपरेशेबल नहीं है, लेकिन ये वाली डेफिनेशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इस बेसिस पर हम इसको सॉल्यूशन ही मानते हैं। और जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, वो भी बताएंगे आगे जा करके। फिलहाल हम बात कर लेते हैं, यूनिट अब शुरू हुई है, यूनिट का नाम था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन वैसे तो जनरली हम ये समझते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। जो लेस अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट। जिसको मिलाते हैं वो सॉल्यूट, जिसमें मिलाते हैं वो सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूँ जो कभी फेल नहीं होती, तो सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिला करके जो उनके होमोजीनियस मिक्सचर बनते हैं उन्हीं को सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर ही पढ़ रहे थे और ये होमोजीनियस मिक्सचर ही आपका क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्योंकि अभी हम टाइप्स देखेंगे तो आपको एक बात समझाएंगे तो आपको फिर क्लियरली हो पाएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर, ये डेफिनेशन हर टाइप के एग्जाम्पल को डिफाइन कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें चलता है आपका, होमोजीनियस डेफिनेशन के बाद चलती है बात टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के टाइप्स, सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन के टाइप चलते हैं। पहला चलता है आपका ए टाइप, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। किसके बेसिस पर? फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कैसे करेंगे? देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं और मिलकर के किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, आपका सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट आपने सॉलिड ले लिया, सपोज सॉल्वेंट आपने सॉलिड ले लिया, सॉल्वेंट आपने लिक्विड ले लिया, सॉल्वेंट आपने गैस ले लिया। तो आपने इसको एक बार सॉल्यूट को सॉलिड मिलाया, फिर लिक्विड या गैस लिया, फिर सॉलिड लिक्विड या गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस आपने ले लिया। तो इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, इनको कहते हैं आपका लिक्विड सॉल्यूशन, और इन तीनों को कहते हैं गैसेस सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं देखूं तो कितने हो गए टोटल? 3 3 6 और 3 9। इस बेसिस पर आपके कितने टाइप हो जाते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पर? 9 टाइप के। अब कई बार हमें ऐसा लगता है कि सॉलिड सॉलिड भी मिलकर के कोई सॉल्यूशन बना सकता है क्या? क्योंकि सॉल्यूशन वर्ड सुन के जो हिंदी में विलियन कहते हैं, ऐसा लगता है कि लिक्विड के बारे में बात चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपने बाइक के एलॉय व्हील्स देखे होंगे। एलॉय कहते हैं जो मेटल के मिक्सचर से बने हुए होते हैं, आप उनको सेपरेट भी नहीं कर पाते, और वो सारे के सारे मेटल्स कैसे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब ये दोनों बातें सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो होमोजीनियस कहलाता है, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। तो मतलब सॉलिड सॉलिड का भी सॉल्यूशन बनता है। तो ये डेफिनेशन उसे डिफाइन करती है, या हर टाइप के एग्जाम्पल को डिफाइन कर सकती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि दिस डेफिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ सॉल्यूशन केस। तो हमने ए टाइप पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ रहे हैं बी टाइप, सॉल्यूशन के टाइप बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अमाउंट के बेसिस पर, या सॉल्यूशन ना बोल करके सॉल्यूट की अमाउंट के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स। सॉल्यूट की अमाउंट के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्यूट की अमाउंट। अब सॉल्यूट ये जो है इस बेसिस पर दो टाइप चलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा चलता है आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एक कंपेरेटिव प्रॉपर्टी है। कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें कंपेयर करके डिफाइन किया जाता है, एक दूसरे से कंपेयर करके। मोटा तभी तक मोटा है जब तक उसके सामने उससे मोटा नहीं है, फिर तो वो पतला हो जाएगा। अमीर गरीब, काला गोरा, ये सारी प्रॉपर्टी कंपेरेटिव प्रॉपर्टी होती है।
तो अमीर तब तक अमीर है जब तक उसके सामने उससे अमीर ना हो, मुझसे कंपेयर करेगा तो गरीब ही होगा, दिल बहुत बड़ा है ना मेरा। तो बेसिकली आपके पास जैसे सपोज माना ये एक गिलास पानी है, ये एक और गिलास पानी है, और ये 3 गिलास अलग अलग पानी ले लिया हमने, और इसमें हमने 1 स्पून शुगर मिलाई, इसमें 2 स्पून शुगर मिलाई, और इसमें 3 स्पून शुगर मिलाई। तो इसमें ज़्यादा मीठा कौन होगा इन दोनों में से? 1 और 2 में से 2 चम्मच चीनी वाला जो होगा वो ज़्यादा मीठा होगा या कंसनट्रेटेड होगा, क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो ये डाइल्यूट हो गया, और ये इसके कंपैरिजन में कैसा सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड, क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इस 2 चम्मच वाले को 3 के कंपैरिजन में कंपेयर करूँगा तो 2 चम्मच चीनी वाला डाइल्यूट और 3 चम्मच चीनी वाला अब क्या बनेगा, कंसनट्रेटेड। डिपेंड करता है आप कंपेयर किससे कर रहे हो। इन दोनों में ये कंसनट्रेटेड, ये डाइल्यूट, इन दोनों में ये कंसनट्रेटेड और ये डाइल्यूट। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एक कंपेरेटिव प्रॉपर्टी होती है, कंपेयर करके डिफाइन किया जाता है। तो होप आपको इतना टाइप समझ में आ गया होगा। अभी और भी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, तब तक पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं अपनी, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशंस के टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस टर्म को क्लियर कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सपोज़ एक गिलास पानी लिया आपने, उसमें 1 चम्मच चीनी घोली, घुल गई, 2 गोली घुल गई, 3 4 5 घुल गई। 5 चम्मच चीनी से आपने एक थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलाया सॉल्यूट का या चीनी का, तो अब घुलना बंद हो गया और नीचे जमना शुरू हो गया। तो अब आपके पास किसी एक गिलास पानी में मैक्सिमम कितनी अमाउंट चीनी घोल सकते हो? सपोज़ 5 चम्मच, लिख के मत आ जाना 5 चम्मच, पता नहीं कितनी गलती होगी, डिपेंड करेगा गिलास कितना बड़ा है। तो बेसिकली सपोज़ माना कि एक गिलास पानी में मैक्सिमम 5 चम्मच चीनी घुल जाती है, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी इक्वल टू 5 स्पून ऑफ शुगर फॉर 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगर 5 चम्मच चीनी घुलती है तो किसी सॉल्युबिलिटी हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट की वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी सॉल्वेंट की डेफिनेट अमाउंट में डिजॉल्व हो जाती है। अब ये डेफिनेट क्यों बोल रहा हूँ? आप एक गिलास की जगह अगर आप जग में घोलने लग जाओ तब तो फिर 10 चम्मच भी घुलने लग जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कितनी अमाउंट घोल सकते हो किसी डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन ईजिली बी डिजॉल्व इनटू अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास सैचुरेटेड, एक होते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड, और तीसरे टाइप के जो आपके चलते हैं वो चलते हैं आपके पास सुपर डुपर वाले, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जैसे सपोज माना 5 स्पून शुगर एक गिलास पानी के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी है, तो 5 स्पून चम्मच वाला जो आपके पास शुगर सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी देन इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जैसे ये वाला एक गिलास पानी और ले लिया, इसमें 1 2 3 4 मतलब 5 चम्मच चीनी से कम अमाउंट आपने मिलाई है, तो जो कम अमाउंट वाले जो सॉल्यूशन बनेंगे इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आपके पास ऐसे सॉल्यूशन हो जिसमें 5 चम्मच चीनी से ज़्यादा सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट हो, 6 7 8 चम्मच चीनी आपने मिला दी, तो वो जो बनेंगे उन्हें कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे देखा जाए तो ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही, क्योंकि यूनिफॉर्मली नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, जमे हुए दिखाई देंगे, अलग से नॉन यूनिफॉर्म होंगे, लेकिन इन्हें पर्टिकुलरली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर कितने टाइप हो गए? 3 टाइप। अभी तक आप कितने पढ़ चुके हो? 9 टाइप्स पढ़ चुके हो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, और फिर आपने पढ़ा डाइल्यूट अमाउंट के बेसिस पर डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, और 3 ये वाले टाइप पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं डी टाइप। डी टाइप में आता है आपके पास बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप। वॉलेटिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करें तो 2 टाइप के सॉल्यूशन चलते हैं। एक होते हैं आपके पास वॉलेटाइल सॉल्यूशन और एक होते हैं आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। एक होते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूशन, एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन।
देखो जैसे सपोज आपके पास अल्कोहल और वाटर है, जब आप उसको वेपराइज करोगे, गर्म करोगे, तो अल्कोहल और वाटर दोनों ही उड़ जाएंगे, कुछ भी बीकर के अंदर कुछ नहीं बचेगा, सब उड़ जाएगा, सारा पैक उड़ जाएगा। तो जिसमें दोनों कंपोनेंट का वेपराइजेशन हो जाता है उसे कहते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूशन, और जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट का वेपराइजेशन होता है, दूसरे का नहीं होता, उन्हें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, आप उन्हें गर्म करो, पानी उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगी, पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, जिसमें दोनों वेपराइज हो जाएं वॉलेटाइल, जिसमें एक ही वेपराइज हो वो नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटिलिटी के बेसिस पर दो टाइप के और हो गए, तो दो टाइप मैंने और ऐड कर लिया आपके लिए। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ई टाइप्स, ई बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। किसके बेसिस पर? राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है राउल्ट लॉ, अभी इसके बाद वाले टॉपिक्स वही हैं, लेकिन राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या चलते हैं आपके पास, उसे देख लेते हैं। आपके पास राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स दो टाइप चलते हैं, एक चलता है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा चलता है आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस बेसिस पर दो टाइप हो जाते हैं, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो 2 और ऐड हो गए, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन आपने पढ़ लिए? 18 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस अभी मैंने आपको पढ़ा दिए। पहले तो सॉल्यूशन पढ़ाया, फिर सॉल्यूशंस के 18 टाइप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। और अगर मैं ABCD के बेसिस पे बोलूँ, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी और बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ, तो 5 टाइप पढ़े और 5 के अंदर टोटल आपने 18 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए हैं। तो सॉल्यूशन के टाइप्स की कहानी ख़त्म हो गई है। अब हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हेनरी अंकल, हेनरीज लॉ पे बात कर लेते हैं। हेनरी लॉ क्या कहते हैं, हेनरी ने क्या क्या किया उसे समझने की कोशिश करते हैं। आओ सीखें, पॉज करके या नोट्स साथ साथ प्रिपेयर भी कर सकते हो। बाकी हेनरी लॉ के बारे में बात करते हैं। हेनरी ने क्या कहा, हेनरी अंकल ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई गैस पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो किसी गैस को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व किया जा सकता है, या किसी गैस को किसी लिक्विड में मिलाया जा सकता है, या गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है, गैस का लिक्विफिकेशन किया जा सकता है। सिंपल सी प्रेशर लगाओ गैस पर और गैस को लिक्विड में बदल दो। लेकिन इन सारी हरकतों के टाइम पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये लॉ फेल हो जाएगा, लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती हैं। और इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सपोज अमाउंट ऑफ गैस को स्मॉल m से दिखाएं कि m मास की गैस है, और जितनी अमाउंट पर जितना ज़्यादा प्रेशर, गैस पर जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो गैस का उतना ही ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे Kp। अब क्या होता है कि हेनरी के फ्रेंड मिस्टर डाल्टन ने बोला कि जब आप गैस के बारे में बात करते हो तो गैस के लिए आप मास वाले टर्म यूज़ मत करो, मतलब 1 किलो 2 किलो गैस की बातें मत करो, बजाय मास टर्म्स के मोल फ्रैक्शन वाला टर्म यूज़ करो। क्या होता है ये भी बताते हैं। बाकी मास की जगह मोल फ्रैक्शन टर्म यूज़ किए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगा देंगे और आगे बढ़ाएंगे तो P इज़ इक्वल टू 1/kx हो गया। 1/k यहाँ चला गया, 1/kx, और 1/k भी एक कांस्टेंट बनेगा जिसे KHX कह देंगे। x जहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, अमाउंट को बताता है, किसकी अमाउंट क्या है वो भी देखेंगे। तो अब अगर आप गैस की अमाउंट पर जितना प्रेशर अप्लाई करोगे प्रोपोर्शनल में गैस का उतना ही ज़्यादा लिक्विफिकेशन होता चला जाएगा। मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आपको थोड़ा सा बता दूं हेनरी के। इस इक्वेशन को याद भी रखना है, इसको हेनरी कांस्टेंट कह रहे हैं, ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन को अभी क्लियर करते हैं, इसके एप्लीकेशन सुन लेते हैं। एप्लीकेशन में ये है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक को देखा होगा आपने, उसमें CO2 गैस को हाई प्रेशर दे करके उस सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की बोतल में सील करके बंद कर दिया जाता है। जब ढक्कन खोलते हैं तो CO2 रिलीज़ होती है और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO3 बनाती है, और वही CO3 कार्बोनेट जो है वो आपकी नाक में फिज़ की फॉर्म में आता है, अजीब सी स्मेल, अजीब सी फीलिंग के साथ। तो वही आपका कार्बोनेट होता है जो फिज़ के फॉर्मेट में बाहर आता है। तो हाई प्रेशर दे करके CO2 गैस को उस लिक्विड में डिज़ोल्व किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर के LPGs होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो गैस पर प्रेशर लगा करके उसे लिक्विड फॉर्म में एक सिलेंडर के अंदर भरा गया है, और एक वो भी आते हैं
गैस वाले और बिना गैस वाले, फॉग ऑफ, परफ्यूम्स हो गए आपके। दूसरा नेक्स्ट आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाला एग्जांपल बताऊं तो जब आप सांस इनहेल करते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ऑक्सीजन गैस होती है, हमारे लंग्स पर प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड हीमोग्लोबिन लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती है और हीमोग्लोबिन आर्टरी वेंस के थ्रू जब बाकी के बॉडी पार्ट्स पर फैलता है तो साथ साथ ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या होती रहती है, ट्रांसपोर्ट होती रहती है। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का है और ऑक्सीजन उसमें अंदर कैसे आ जा रही है, लिक्विड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट हो जा रही है, हाई प्रेशर की वजह से। सब कुछ हेनरी लॉ के बेसिस पर ही है या हेनरी लॉ का ही एप्लीकेशन पार्ट है। तो एप्लीकेशन समझ लिया आपने। यहाँ पे एक टर्म आया था मोल फ्रैक्शन, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं इस टर्म को ही पहले, क्योंकि अभी आगे वाले टॉपिक के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। माना कि कोई बीकर है या सिस्टम है, उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मैं इसको सॉल्वेंट पढ़ता हूँ ए को और सॉल्यूट को बी पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन किसको कहेंगे, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फ्रैक्शन आई थिंक उसको कहते हैं कि किसी टोटल हिस्से का कुछ हिस्सा। सपोज़ आपने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा की 4 स्लाइस थी, एक स्लाइस आपने खा ली, तो इसका मतलब, और टोटल 4 थे तो इसका मतलब 1/4 आपने खा लिया। 2 पीस खा लिए तो इसका मतलब 2/4 हिस्सा खा लिया। तो वो हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल हिस्से को फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके मोल्स Na है, इसके मोल्स Nb हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ A को ही मोल फ्रैक्शन ऑफ A कहते हैं विद द रेशियो ऑफ टोटल मोल्स। XB किसको कहोगे, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। XA प्लस XB अगर हम करें तो कितना आता है मोल फ्रैक्शन का सम करने पर, Na प्लस NB, Na प्लस NB नीचे रह करके LCM बन जाएगा, Na प्लस NB ऊपर आ जाएगा, तो दोनों कट वट के Na प्लस NB से Na प्लस NB कट के कितना आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करके 1। तो मोल फ्रैक्शन का सम करने पर भी 1 आता है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखेंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। हेनरी बता दिया, उसका एप्लीकेशन बता दिया, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर लिया, टाइप्स ऑफ 18 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम नया इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक पे, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि माना कि हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें 2 कंपोनेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट हैं, और जब ये दोनों मिलेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल करके हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस राउल्ट्स लॉ, देखो ये आपके पास सपोज इनको मैं गैसेस कंपोनेंट मान लेता हूँ। क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ाया जाता था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसेस स्टेट वाला 5th चैप्टर हुआ करता है, और वहाँ पे वो ये कहता है एवरी गैसेस एग्जिबिट्स इट्स ओन प्रेशर, सभी गैसों का अपना खुद का प्रेशर होता है। तो मैंने माना कि ए जो गैस है उसका खुद का प्रेशर, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो P है, PA है। तो इसके स्टेटमेंट ये है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी तभी काम करेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। जो वो कह रहा है उसी को स्टेट मैथमेटिकली लिख रहे हैं। उसका अगर यही लॉ मैं दूसरे कंपोनेंट पे लगाऊं तो दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो ये 2 इक्वेशन से राउल्ट्स लॉ दिया जाता है। तो ये राउल्ट लॉ है वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए अगर पर्टिकुलरली पूछे कोई वाइवा वाला तो ध्यान रखना, नॉन वॉलेटाइल के लिए बोले तो क्या करना है अभी समझते हैं। यहाँ पे चलो सभी गैसेस का अपना प्रेशर होता है, उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ ये कहता है कि टोटल प्रेशर कैसे दिया जाता है, उन दोनों जितनी भी कंपोनेंट है उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होता है। तो टोटल प्रेशर PA प्लस PB से दिया जाएगा। यहाँ पे एक टर्म आया है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन तो क्लियर हो गया, इससे पहले ही बताया है, लेकिन वेपर प्रेशर क्या चीज़ होती है। अ प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। जेम्स वॉट ने देखा कि पानी बॉईल कर रहा था वो, और ढक्कन पलट गया। ढक्कन क्या हो गया, पलट गया पानी गर्म करते करते। तो उसने देखा कि भाप में इतनी ताकत है कि ढक्कन को पलट सकता है,
और ये सोच लेकर के उसने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया, स्टीम इंजन का, और दुनिया की सबसे बड़ी रेलगाड़ी उस स्टीम इंजन से चला दी। और मतलब इतनी भाप में इतनी ताकत है, और कुछ नहीं तो मोमो तो बन ही जाते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। तो ये आपके दोनों वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ हैं। अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, मैं आपको यहीं पे साइड में बता दूं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा राउल्ट लॉ, अगर आपसे कोई पूछे तो देखो ये है वेपर प्रेशर। अब एक बात बताओ, माना जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट वाटर है, वाटर तो वेपराइज हो गया, उसने वेपर प्रेशर पैदा कर दिया, लेकिन सॉल्यूट जो चीनी है, वो नमक है, वो वेपर ही नहीं बना पा रहा, तो वेपर प्रेशर कितना आएगा, जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, और ये जीरो तो ये भी जीरो। तो आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन आती है नॉन वॉलेटाइल के लिए, और वॉलेटाइल के लिए दोनों इक्वेशन से आंसर दिए जाते हैं। अब पी जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी होना था, लेकिन क्योंकि नॉन वॉलेटाइल के लिए पी बी कितना हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जीरो था तो ये सब जीरो हो गया। तो अगर आप पी ए की जगह पी भी लिख दो तो भी कोई गलत नहीं है, वैसे तो आप इससे ही काम चला सकते हो। तो ये है वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ, और जब भी कुछ पूछी जाता है या पूछे ना पूछे, बोले ना बोले, तो वॉलेटाइल के लिए ही हम करते हैं। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा लेते हैं आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है आपके पास, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन 1 और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम करने पर 1 आता है। और इधर की तरफ मैं वेपर प्रेशर देख रहा हूँ, या मतलब प्रेशर देख रहा हूँ, प्रेशर की तरफ मेज़र कर रहा हूँ। अब और यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई और एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरफ हम कंसंट्रेशन अमाउंट या फिर मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए नॉट के इक्वल हो जाएगा, पी ए नॉट 1 जा पी ए नॉट आ जाएगा। सपोज माना मैं समझने के लिए इसकी वैल्यू सपोज 5 है, तो 5 1 जा 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 वैल्यू कहीं ना कहीं तो होगी, सपोज यहाँ पे आ गई। अब धीरे धीरे आप जब जा रहे हो तो एक्स ए की वैल्यू धीरे 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 कम हो रही है, क्योंकि एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, और इधर हम एक्स ए की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो जब आप किसी नंबर को किसी 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आपके जो आंसर आएगा पी ए का, वो और छोटी छोटी वैल्यू आएगी। जैसे सपोज 1 है, 1 से छोटा मैंने 0.5 लगाया, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो फिक्स था सपोज, तो 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 जो है 5 1 जा 5 से क्या है, छोटा है, तो वैल्यू क्या होती रहेगी, धीरे धीरे डिक्रीज़ करती रहेगी, और डिक्रीज़ करते करते ये आ गई। किसकी वैल्यूज़ आई हैं सॉल्व करते करते, पी ए की वैल्यू आ रही थी। तो पी ए का ग्राफ ऐसे आता है। सिमिलरली, अच्छा जब एक्स ए की वैल्यू 0 है तो समथिंग इंटू 0, 5 इंटू 0, 0, 5 नहीं होती वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, ये 0 आ गई। तो 0 आ गया, तो यहाँ पे प्रेशर देख रहे थे, तो यहाँ पर प्रेशर एक्स से जब 0 है तो प्रेशर भी कितना आ गया हमारे पास, 0। और जैसे एक्स ए की वैल्यू बढ़ रही है तो ये बढ़ रहा है, या एक्स ए की वैल्यू कम हो रही है तो ये डिक्रीज़ करता जाएगा। सिमिलरली इसका ग्राफ भी ऐसे ही आता है, जिस समय एक्स बी की वैल्यू 1 है तो पी बी की वैल्यू पी बी नॉट के इक्वल होगी, तो कुछ तो आएगा। अब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो एक्स ए की वैल्यू छोटी हो रही है, तो किसी कांस्टेंट को छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता रहूँगा, तो ये आंसर्स पी बी के छोटे आएंगे। तो छोटे आने के लिए ग्राफ को डिक्रीज फॉर्मेट में ऐसे दिखाते हैं, जब एक्स भी 0 हो जाएगा तो प्रेशर भी 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई पी बी की, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो टोटल प्रेशर को दिखाता है, जो कि आता है पी ए प्लस पी बी से। ये है राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी के बारे में बात कर लेता हूँ, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइडियल की कंडीशन ये है, पहली फॉलो राउल्ट लॉ। फॉलो राउल्ट लॉ को फॉलो करना का मतलब, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना मतलब पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा। और दूसरी शर्त यह है कि एंथैल्पी मिक्सिंग या एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, वॉल्यूम मिक्सिंग में भी कोई चेंज, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, डेल वी भी 0 आता है। तो ये आइडियल का ग्राफ, आइडियल की कंडीशंस, राउल्ट्स लॉ की कंडीशंस, ये सब चलता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ एग्जांपल चलते हैं, जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन।
तो वो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको उस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप एग्जांपल पढ़ लेना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। तो फिलहाल आपको ये कंडीशन है आइडियल की। दूसरी बात चलेगी आपके पास, पॉज करके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं पे ही मैं आपको वो समझा दूंगा जो समझाना चाहता हूँ। इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू होगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करें। राउल्ट लॉ को फॉलो करना मतलब ये आना, फॉलो ना करना मतलब बराबर ना आना। अब जब दो चीज़ें बराबर नहीं हैं, दो चीज़ें बराबर नहीं हैं, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये बड़ी होंगी या फिर इनकी वैल्यू छोटी होंगी, दो ही बातें हो सकती हैं। अगर ये बड़ी आती है, जैसे 0 से बड़ी बड़ी आ रही है, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पहला टाइप राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। राउल्ट लॉ से कैसे डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव। तो राउल्ट लॉ के लिए या आइडियल का ग्राफ तो ऐसे आता है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, अब ये नहीं है ग्राफ, असली ग्राफ ऐसे आएगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर से जाएगा ग्राफ, तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। और जिनके लिए आपके पास इनकी वैल्यू कैसी आ जाए, आपके पास इनसे छोटी आ जाए सपोज़, तो 0 से छोटा मतलब निगेटिव आना, और निगेटिव आना तब आपका ग्राफ ऐसे ऊपर से नहीं जाता, तब आपका ग्राफ ऐसे जाता है। मैंने तो एक ही डायग्राम में आपको समझा दिया, आपको आइडियल का अलग बनाना है, पॉजिटिव डेविएशन का अलग बनाना है, फिर निगेटिव डेविएशन का अलग से बनाना है। तो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव, निगेटिव और आइडियल सॉल्यूशन करने वाले सॉल्यूशन, राउल्ट लॉ को फॉलो करने वाले, नॉन फॉलो करने वाले नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करने दो टाइप्स आ जाते हैं। तो हम राउल्ट लॉ के पूरी कहानी बता चुके हैं, सिवाय इनके एग्जांपल्स के, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक चलता है, अभी देखते हैं, पॉज करके फ़िलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने समझने के लिए। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, आधे घंटे की हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इस पूरी यूनिट को ही ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। वो प्रॉपर्टीज़ जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी 4 टाइप की होती हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में कमी। तीसरा आता है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। और चौथी प्रॉपर्टी आती है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अब इन सबको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कहानी शुरू करते हैं इसी से ही, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका डेरिवेशन हम प्रूफ करते हैं राउल्ट्स लॉ के नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो राउल्ट लॉ की डेफिनेशन ये थी, पार्शियल प्रेशर अभी बता दिया मैंने इस इक्वेशन को। और सेकंड हम फिर दोबारा से करेंगे तो दूसरे के लिए, लेकिन नॉन वोलेटाइल के लिए एक ही इक्वेशन से दिया जाता है। अब मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए PA/PA0 इज इक्वल टू एक्स, कुछ नहीं किया, इसको यहाँ ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। फिर हम क्या कर रहे हैं इसके बाद दोनों को 1 से माइनस कर रहे हैं। तो जो काम आप लेफ़्ट में करते हो वही काम अगर आप राइट में करते हो तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा मैथमेटिक्स कहता है। तो ये आपका हमने दोनों तरफ 1 से माइनस कर लिया। और एलसीएम ले रहे हैं तो PA0 माइनस PA/PA0 और 1 माइनस एक्स से जो आएगा वो आपका XB के बराबर आ जाएगा। तो इस टर्म को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल B सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। तो इस इक्वेशन से आपका क्या आ जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाता है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कहानी आपकी इतनी सी है। इसके बाद बात चलती है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बाकी इस पर सब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगा लास्ट में क्या करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी, दोनों चीज़ों को मैं एक ही साथ समझा दूंगा आपको। तो यहाँ पे समझ लेते हैं इन दोनों को ही। तो हम यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। इस तरफ मैं ले रहा हूँ वेपर प्रेशर और इस तरफ मैं बना रहा हूँ ग्राफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग टेम्परेचर। तो देखो जब हम टेम्परेचर देंगे तो जो सॉल्वेंट होगा वो धीरे 0 टेम्परेचर पर तो वेपराइज नहीं हो रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है,
वेपराइज होने में लगा है। तो जब वेपराइज होगा तो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, वेपर बढ़ेंगी और वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। और जिस एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी कंपोनेंट का, जो कंपोनेंट सॉल्वेंट ले रहा हूँ, किसी कंपोनेंट, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, क्योंकि ग्राफ में वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं बाई एक्सिस के लॉन्ग, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट भी मिलाया, तो सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट मिलाते हो तो बन जाता है सॉल्यूशन। जैसे सपोज ये पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 में कुछ और मिला दिया, चीनी मिला दी सपोज, तो वो आपका सॉल्यूशन बन गया। तो अब उसको बॉईल करने के लिए, क्योंकि 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसको बॉईल करने के लिए क्या लगेगा, एक्स्ट्रा टेम्परेचर लगेगा। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को TB से सॉल्वेंट के लिए नॉट वाले टर्म से डिनोट करते हैं। जब सिर्फ सॉल्वेंट था तो टेम्परेचर इतना था या बॉइलिंग पॉइंट इतना था, लेकिन जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट या मिलाया और सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ गया। तो टेम्परेचर में क्या हुई है, आपकी बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हुई है उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ और धीरे धीरे फ्रीज कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। तो माना सपोज सॉल्वेंट जो है वो इस टेम्परेचर पर फ्रीज हो गया। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो मैं इसको 0 डिग्री मान सकता हूँ, क्योंकि 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। तो वो सब उस पर ग्राफ इधर आना चाहिए नेगेटिव में, वो यहीं दिखा देता है। उन बातों से दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन सब का कोई मतलब नहीं है। यहीं पे 0 डिग्री है इसका मतलब। तो आपके पास सॉल्वेंट फ्रीज हो गया, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये है। अब सॉल्वेंट में आपने एक और कंपोनेंट मिलाया सॉल्यूट, और वो सॉल्यूशन बन गया। तो उस सॉल्यूशन को फ्रीज़ करने के लिए 2 कंपोनेंट को फ्रीज़ करना पड़ेगा, तो और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को TF से डिनोट करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई, और कमी आ गई। तो ये जो कमी आती है इसे डिनोट करते हैं ΔTF से, इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। अब हमारा टॉपिक ये है कि वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये क्योंकि जो आपने अभी ये लिखा है PA, ये है PA0 माइनस PA/PA0, ये क्या है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन। यानी कि क्या इस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी मोल्स पे डिपेंड कर रही है। और जो भी मोल पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है, उन्हीं को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सपेरिमेंट से वो ये कहता है कि ये पता चला है कि जो ΔTB की वैल्यू है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मोलैलिटी बढ़ती होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता होगा, क्योंकि अमाउंट जब आपने बढ़ाया था तो ही तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था। तो वो जो बढ़ोतरी होती है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को कहते हैं इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब मैं मोलैलिटी आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है N/V, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और ये मोल्स है। तो क्या जो ये प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो मोल्स पे डिपेंड कर रही है, और जो भी प्रॉपर्टी मोल पे डिपेंड करती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली ΔTF भी प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। फिर से आगे बढ़ जाते हैं। ΔTF प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है KF N/V इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। मोल्स पे जो चीज़ें डिपेंड करती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो इसलिए ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं लगता कि अगर आप एक बीकर में पानी रखा है और आपने उसमें अंडा डाल दिया और अंडे को बॉईल कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जब पानी में बॉईल करते हैं तो अंडा थोड़ा मोटा हो जाता है, कई बार फटफुट आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो इस अंडे के अंदर के यॉक के अंदर जा चुके हैं, इसलिए अंडे का साइज़ थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। अंडा जो है उसके अंदर का यॉक जो होता है पीला वाला, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, पानी थोड़ा डाइल्यूटेड होता है। तो जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ किसी लिक्विड का ट्रांसफरेंस होता है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। और जिस प्रेशर लगने के कारण वो लो कंसंट्रेशन का पानी हाई कंसंट्रेशन पर ट्रांसफ़र होता है
उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और नमक वाले पानी में अंडे का साइज सिकुड़ जाता है क्योंकि अंडे के अंदर का यॉक पानी में आ जाता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे ट्रांसफ़र होता है अगर लिक्विड का किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इन दोनों ही घटनाओं के लिए एक प्रेशर जो आपका लगता है उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने PV = nRT तो सुना ही होगा। P बराबर हो जाता है आपका N/V/RT, और N/V जो ये प्रेशर है वो प्रेशर को P से नहीं दिखाता, वो पाई से दिखाता है, मतलब यही है। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। जो भी प्रॉपर्टी मोल्स पे डिपेंड करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्हीं चारों पे फॉर्मूले पे बेस्ड, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला, इन्हीं 4 फॉर्मूले पे और एक हेनरी लॉ के फॉर्मूले पे P = KHX वाले पे ये फॉर्मूला पढ़ा था, और राउड लॉ के जो 2 इक्वेशन लिखी थी उनके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने बड़े बड़े टॉपिक बहुत शॉर्ट में पढ़ाए जा रहे हैं। एक लास्ट टॉपिक और पढ़ा करके हम ख़त्म कर देंगे। इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर I, क्योंकि अगर आपके पास वो चारों फॉर्मूले भी आते हैं और अगर आपको ये समझ नहीं आता तो स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, गलत कर जाते हैं, इसके बिना सॉल्व नहीं हो पाता। तो बेसिकली मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, आपके 4 फॉर्मूले कुछ ऐसे थे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला, फिर आपका आया था del TB = KBM एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, del TF = KFM डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर P बराबर N/V/RT, N/V कंसंट्रेशन होता है CRT। 1 2 3 4 4 फॉर्मूले हुए। अब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज़ NaCl है, तो NaCl को अगर मैं किसी सॉल्वेंट में मिला दूंगा तो NaCl तो ऐसे टूट जाएगा। हमने सोचा था कि उसके 1 मोल थे, लेकिन जैसे ही उसे किसी सॉल्वेंट में मिलाया वो अंदर जा कर के कितने मोल पैदा कर दे रहा है? 2 मोल्स पैदा कर दे रहा है। और जब किसी ने 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे AlCl3 है, ये अंदर जा कर के कैसे टूट जाएगा? इसने कितने मोल्स पैदा कर दिए? 1 और 3 4 मोल्स पैदा कर दिए। तो बेसिकली हम तो ये सोच रहे थे कि 1 ही मोल है, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने आयंस में टूट जाते हैं या कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो सपोज जैसे CH3COH है, ये क्या करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये इनसे कनेक्ट हो जाता है, और हमने दिए तो 2 थे लेकिन जुड़ करके ये 1 मोल फॉर्म कर देते हैं क्योंकि एसोसिएट हो जाते हैं। तो एसोसिएट होने पर क्या हो जाएगा? हमने तो ज़्यादा मोल्स दिए थे, अंदर जाके मोल्स चेंज हो गए। तो जो चीज़ें मोल्स पे डिपेंड करती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन क्योंकि हम अभी तक इन फैक्टर्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए हमारे आंसर सही नहीं आ पा रहे थे, सही नहीं आ पाते एग्जैक्टली। तो उनको बैलेंस करने के लिए वॉन्ट ऑफ ने कई मेहनत करी होगी और फिर उसके बाद ये ऑब्ज़र्व कर पाया होगा, फिर आपको उसको समझाने के लिए उसने कुछ नई बात सिखाई। उसने कहा क्योंकि मोल्स चेंज हो जाते हैं तो इसलिए इनकी वैल्यूज़ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लो फिर भी आपके आंसर्स गलत आ जाएंगे। तो फिर इन सब से बचने के लिए उसने एक वांट ऑफ फैक्टर, नया फैक्टर पढ़ाया। इसने ये कहा कि पहली बात तो ये I वाला फॉर्मूला या I वाला फैक्टर तब काम करेगा जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने आयन में टूट जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, NaOH टूट जाता है, KOH, Na+Cl नेगेटिव, K+Cl नेगेटिव, तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट हैं। CH3COOH, H3PO4, सब एसिड बेस और सॉल्ट्स, एसिड बेस सॉल्ट सब क्या होते हैं? जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी होते हैं, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन इलेक्ट्रोलाइट है कौन नहीं है? हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स ट्राई करने पड़ेंगे। वैसे तो मैंने इतने बता दिए, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन से पता चल जाते हैं। वैसे आते ही यही हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और अमोनिया, यूरिया आता है। तो जो चीज़ इलेक्ट्रो आयन में टूट जाएगी उनके लिए मोल्स बदल जाएंगे और मोल्स सिर्फ इनसे नहीं आ पाएंगे जो यहाँ पे मोल्स चल रहे थे। तो उनको बैलेंस करने के लिए एक वांट ऑफ फैक्टर फॉर्मूले में लगाया जाता है। वो कुछ ऐसे कहते हैं कि जब क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन शब्द का इस्तेमाल किया हो तो आप वांट ऑफ फैक्टर I लगाओ, और नहीं किया हो तो मत लगाओ। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए I की वैल्यू 1 आएगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे ग्लूकोज है, वो टूटा जुड़ा तो है नहीं, पहले भी C6H12O6 था,
और बाद में भी टूटने जुड़ने के बाद भी एक ही मोल बनाया उसने, तो आई की वैल्यू टूटने जुड़ने के बाद, टूटने जुड़ने से पहले ये आई ऐसे देते हैं। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू टूटने के बाद 2, टूटने से पहले 1, तो आई की वैल्यू 2 है। आई की वैल्यू टूटने जुड़ने के बाद 4 और यहाँ पर जुड़े थे, तो आई की वैल्यू जुड़ने के बाद 1 और जुड़ने से पहले 2, तो ये आई की वैल्यू 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए आई की वैल्यू 1 आती है। तो आप हमेशा आई वाला फॉर्मूला लगाना, और जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो वो अपने आप ही 1 हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रोलिटिक टाइप सॉल्यूशंस होंगे तो उनकी आई की वैल्यू इस टाइप से निकालते हैं। वैसे तो कुछ और भी देखना होता है, जनरली ऐसे देख लेते हैं। तो जब आई की वैल्यू आ जाएगी तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाओ और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो वांट ऑफ फैक्टर थोड़ा सा बस मैंने आपके ब्रेन में डाला है कि होता क्या है। बाकी कभी नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके न्यूमेरिकल पार्ट को भी समझाने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा चैप्टर आपको, पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक को जनरली डिस्कस कर चुका हूँ, पूरी यूनिटी ख़त्म कर चुका हूँ। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो समझने के लिए ले सकते हो। जब न्यूमेरिकल बताऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, एक लास्ट टॉपिक पे और बात कर रहा हूँ और फिर मैं ख़त्म कर दूँगा इसे। एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, सब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। माना कि कोई दो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट ए और बी, कोई ज़रूरी नहीं है सॉल्वेंट सॉल्यूट ही हो, मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो माना ए का बॉइलिंग पॉइंट, इधर बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ये है, बी का बॉइलिंग पॉइंट ये है। जब मैंने दोनों को मिलाया तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से सपोज ज़्यादा आया अगर ज़्यादा आता है तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं मैक्सिमम एजोट्रॉपिक मिक्सचर या सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अगर दोनों ये एक मतलब किसी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये दूसरे कंपोनेंट का है, जब मैंने दोनों को मिलाया तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम आया। अगर कम आता है तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो करते हैं, जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो करते हैं। तो फिलहाल मैं इस यूनिट में बहुत कुछ बता चुका हूँ, पूरा यूनिट डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ टॉपिक्स बस ये वाले बच जाते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह वाले, इन पे तो मैं अलग से ही वीडियो बनाऊँगा और वैसे भी ये क्लास 11th में निपट जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फ़िलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर